हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। आज की वीडियो में हम सीटेट के सिविक्स क्लास 6 के पूरे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, एनसीईआरटी से ही मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी उठाइए। उसके बाद इसका फ्री नोट्स जो भी आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये अपलोडेड है फ्री नोट्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसकी पूरी जो बाकी की यूनिट बचेंगे उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बात करेंगे 2 यूनिट के बारे में, ठीक है। इसकी टोटल 4 यूनिट्स हैं, तो बाकी 2 यूनिट्स हम बाकी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है जिसका नाम है विविधता की समझ। देखो, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैसे बायोडाइवर्सिटी होती है, सोशल डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार कि कुछ भी चीज़, जैसे आपका अगर हम बात करें सोशल लेवल पे, तो मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी कॉस्ट्यूम्स, मल्टी रिलीजन्स, ठीक है, यानी बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुवेशभूषा, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी यानी विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। स्टार्टिंग में क्या है कि 2 बच्चों की दोस्त की कहानी बताई गई है, एक जो हिंदू है और एक मुस्लिम होता है, ठीक है। तो वो हम कहानी हमने स्किप कर दी, वो बेसिक कहानी है। अगर आपको पढ़ना हो तो एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड कर दिया है पूरे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो मेन जो पॉइंट है ना वही डिस्कस करेंगे। भारत में विविधता, ठीक है। अब देखिए, विविधता का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न त्योहार, बहुत जो भिन्न भिन्न भाषा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें भारत में देखने को मिलेगी। और हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो मतलब बहुत वास्ट, बहुत व्यास है। इस इन सब चीज़ में हमारी जो कल्चर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है, जो मतलब विविधता आपको भारत के अंदर बहुत तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आगे क्या है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि देखो हम इस विविधता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बात कर दी यात्रा के बारे में कि लोग, मतलब जो भी इतने सारे कल्चर है, इतने सारे फूड हैं, इतने सारे कॉस्ट्यूम्स है, इतने सारे रिलीजन है, वो कैसे पहुंचे एक जगह देखा जाए तो, ठीक है। तो यात्रा करके पहुंचे हैं। तो यहीं पे लिखा है कि ये यात्राएं अक्सर खेती या बसने के लिए की जाती थी, नई ज़मीन के लिए, नई ज़मीन की तलाश के लिए, व्यापार के लिए, और सूखे अकाल पड़ जाता था तो उससे बचने के लिए, ठीक है। और कुछ काम की तलाश या युद्ध की वजह से भी यात्रा लोग करते थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखी है, कुछ चीज़ें वे नई जगह अपना लेते थे, जो भी लोग यात्रा करते थे। कुछ चीज़ें वे पुराने डर्रे पर ही चलते थे, मतलब जो पुरानी सोच उनकी चली आ रही है उनको ही वो फॉलो करते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है कि सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं किसी भी विविधता के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी, मतलब इन सब हम देख सकते हैं कि जो भी सांस्कृतिक का आकार, संस्कृति की शेप, संस्कृति के बॉर्ड क्षेत्र, बहुत ब्रॉड लेवल पे, तो वो क्या दिखाता है, विविधता संपन्न देश को दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आगे बात बोली गई है, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकली कंडीशंस, भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं। सामंजस्य का मतलब है बैलेंस बिठाते हैं, जो उनसे भी विविधता उत्पन्न होती है, मतलब ज्योग्राफिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी होती है। फॉर द एग्जाम्पल, लोग समुद्र के पास कुछ एरियाज हैं और कुछ लोग पहाड़ी में एरियाज हैं। अब समुद्र के पास जो क्लाइमेट या कुछ एरिया है या रिलीजन है या फिर रीजन है, एक क्षेत्र है, वो समुद्री क्षेत्र कहीं ना कहीं अलग होगा पहाड़ी क्षेत्र से, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात बोली गई है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, भारत के 2 भाग की बात करेंगे, एक लद्दाख, दूसरा केरला के बारे में, ठीक है। और अंदर केरल की ऐतिहासिक या लद्दाख की ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को भी हम देखेंगे कि वो किस प्रकार असर डालते हैं विविधता के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन डिटेल पढ़िएगा आप, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही उठ के बहुत शॉर्ट नोट्स करके आप चले जाएं। एनसीईआरटी को फोकस करिए, शॉर्ट नोट्स भी पढ़िए लेकिन एनसीईआरटी आप डिटेल पढ़िए, देन उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी की, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ कैसे गया, और क्वेश्चन जब आपको परोसेंगे ना वो लोग, तो आप मतलब बौखला जाओगे, ठीक है, ये सच बात है। चलिए बात करते हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख यहाँ से स्टार्टिंग है, सॉरी, हाँ।
हमें पता है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में स्थित एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर कम खेती होती है, ध्यान रखिएगा, और बारिश भी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। इसी वजह से ये पूरा एरिया बहुत लंबे टाइम तक बर्फ से ढका रहता है, और इसी वजह से यहाँ पे कम पेड़ हैं, क्योंकि बर्फ इतनी रहती है तो पेड़ वेजिटेशन कहाँ से होएगा, ठीक है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बकरी का नाम नहीं है, ऊन का नाम है, पश्मीना ऊन मिलती है, और वो बहुत कीमती होती है, मतलब बहुत अच्छी खासी होती है, और जिससे पश्मीना शॉल बनती है, और वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। अब जो लद्दाख के लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, मतलब खास तरह का छेना टाइप बोल सकते हैं, और मांस खाते हैं, और हर एक परिवार के पास गाय और बकरी या याक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानवरों को भी पालते हैं। दूध कहाँ से आएगा, ठीक है, जानवर ही देंगे, बेसिक चीज है। हाँ जी, अब बात करते हैं लद्दाख। तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि वो जोग्राफिकली सिचुएटेड ही इसी एरिया के अंदर है। फॉर द एग्जाम्पल, मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचे थे, जो आज के तिब्बत कहलाते हैं, ठीक है, तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरियां आदि लेकर चलते थे। किसके अकॉर्डिंग? तो इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड है वो एक्सपेंड हुआ। आगे देखते हैं, लद्दाख के रास्ते ही, ध्यान रखिएगा, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। 400 साल पहले यहाँ पर यानी लद्दाख के अंदर इस्लाम धर्म भी पहुंच गया था, और इसी वजह से वहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं। और उसके साथ साथ लद्दाख में गाने, कविताएं का बहुत समृद्ध संग्रह माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा है इस रिसोर्सेस में। और तिब्बत का एक ग्रंथ जिसका नाम है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। और उसके साथ साथ उसके स्थानीय रूप के जो भी मुसलमान और बौद्ध धर्म है, वो लोक गीत और नाटक खेलते हैं या करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे केरल के बारे में। हम सबको पता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा पर हमारा जो स्थित एक राज्य है, स्थित वो है केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट पर स्थित एक बसा हुआ राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ हमें पता है पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, और इन मसालों की वजह से ही जो भी ट्रेडर्स थे ना, वो थोड़े अट्रैक्ट हुए केरला के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, और ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? थॉमस, हाँ, संत थॉमस को कहा जाता है। अरब के कई व्यापार यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, हम जानते हैं, एक ट्रेवलर था, बहुत फेमस ट्रेवलर, ठीक है। इब्न बतूता ने यहाँ करीब 700 साल पहले आए थे, और यहाँ पर यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जिसके अंदर उन्हें मुसलमानों के जीवन के बारे में भी काफी चीजें लिखी, ठीक है। और वो लोग, मतलब इब्न बतूता ने मुसलमान समुदाय की काफी इज्जत दी है, उसके बारे में लिखा। आगे बढ़ते हैं हम। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री यात्रा भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उससे ये समुद्री रास्ता जाना गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। मतलब केरल के अंदर आपको इतने सारे धर्म दिख जाएंगे। आगे देखते हैं। चाइनीज यानी कुछ चीनी व्यापारी भी थे, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। उसी वजह से जो केरला की जो कल्चर है, जैसे मछली पकड़ने का जाल की बात करें तो वो वहीं से एक इन्फ्लुएंस ले रखा है, ठीक है। चीनी जालों के अंदर उसको हूबहू दिखाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? चीनी वल्ला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तलने के लिए भी कुछ चीनी चिट्टा बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ है। उसकी उत्पत्ति हमें पता है कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है, ठीक है, क्योंकि चाइनी के ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए थे, चाइना के। उसके बाद बात करते हैं केरल की। केरल को उपजाऊ जमीन और जलवायु के अंदर जो भी चावल की खेती ज्यादा मानी जाती है, इसी वजह से उनका जो भी फूड है उसके अंदर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइस क्रॉप अच्छी है, किसके अंदर? केरल के अंदर। अब बात करते हैं जब विविधता के बारे में, तो विविधता के अंदर एकता कैसे देखते हैं? तो भारत की विविधता या अनेकता को उसी ताकत माना गया। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो सोशल डाइवर्सिटी आपको इंडिया के अंदर दिखेगी, वही इंडिया की पावर या इंडिया की स्ट्रेंथ मानी जाती है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी संविधान को बना रहे थे। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जलियांवाला बाग का, ये पोयम आपको देखने को मिलेगी। गीत बहुत अच्छा गीत है, इसे पढ़िएगा आराम से। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक गीत बताया गया था कि इस जलियांवाला बाग में तुम्हें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सारी औरतें, सिख, बहुत सारे लोग थे। मतलब ये सब लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको विविधता के अंदर भी एकता देखने को मिलेगी। ठीक है, वही सब बताया गया और सारे शहीदों के खिलाफ लड़ रहे थे या उसकी बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम है क्या, भारत की खोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने एकता के बारे में बात की गई है कि भारतीय एकता किसी की बाहर से कोई थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, ये बहुत डेप्थ में गई है और जिसके अंदर बहुत अलग अलग लोगों या अलग अलग कम्युनिटी या इन लोगों के अलग अलग विश्वास और प्रथाओं का स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये है। और ये जो स्लोगन है अनेकता में एकता, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 2 में बात करते हैं। होपफुली आपको, मतलब जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप थोड़ा, मैं कम करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। अब देखो, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी, लेकिन उसी से ही डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ठीक है, दो तरीका देखेंगे हम यहाँ पर, मेल फीमेल में देखेंगे, मतलब बॉय एंड गर्ल्स के। उसके साथ साथ हम लोअर कास्ट के लोगों के में भी देखेंगे कि कैसे वो लोग उन्होंने डाइवर्सिटी के अंदर, सोशल डाइवर्सिटी के अंदर भी कैसे भेदभाव का सामना करा। ठीक है, और आज भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अंदर मुख्य 8 धर्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं। और यहाँ पर कम से कम 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत के अंदर उससे ज्यादा यहाँ पर आपको डांस देखने को मिलेंगे, वो 100 से ज्यादा आपको नृत्य भी देखने को मिलेंगे। मतलब भर भर के यहाँ पे डाइवर्सिटी बनाई गई है, डाइवर्सिटी में कोई कमी नहीं है। कुछ मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे पूर्वाग्रह की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना। इंपॉर्टेंट, डबल स्टार इसको कर देना, ट्रिपल स्टार कर दे लीजिएगा। चलिए, अब पूर्वाग्रह का मतलब क्या है, किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ठीक है, ज्यादातर ये राय नकारात्मक ही होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि लोगों को, मतलब जैसे शहर के लोग बहुत आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं और वे कपड़े पहनते हैं, इन सब में भी हम क्या लगा लेते हैं, लोगों के बारे में पूर्वाग्रह लगा लेते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव देखेंगे। चलिए, उससे पहले हाँ, भेदभाव के साथ यहाँ पे क्या है आपका, रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो बहुत ज्यादा एकदम बहुत रूढ़िबद्ध का मतलब है पुरानी सोच होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप बना लेना। कई बार हम किसी खास धर्म, देश, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। दरअसल ऐसा उनके बारे में मन में ही एक पक्की धारणा बनाने के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रूढ़िबद्ध धारणा बोलेंगे, जिसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। जब हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। ठीक है, मतलब हम एक पूरी कम्युनिटी को ही देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि लड़कियां, जैसे लड़के रोते नहीं। ठीक है भाई, लड़के तो रोते हैं, नॉर्मल चीज है, मतलब सेंसिटिव वाली चीज है। लड़के पत्थर के थोड़ी ना बने कि रोएंगे नहीं, ऑफ कोर्स रोएंगे, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। तो ये एक ही रूढ़िबद्ध धारणा है, एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के रोते नहीं। भाई लड़के भी रोते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत इमोशंस होते हैं। तो अगर मैं बोलूं लड़के रोते नहीं, तो मैं सब पूरे कम्युनिटी यानी लड़कों के जो पूरा ग्रुप है ना, मतलब लड़कों की जो जाति है, पूरी एक क्लास है,
उन सभी लड़कों को बोल रही हूँ कि लड़के रोते नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये चीज है सारी। तो हम स्पेसिफिक रूढ़िबद्ध धारणा बनाने के बाद हम स्पेसिफिक उस पर्सन की स्किल्स या उस पर्सन के जो गुण है उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, अब भाई हवाई जहाज को थोड़ी ना पता कि उसको लड़का उड़ा रहा है या लड़की उड़ा रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सब चीजें सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो असमानता व भेदभाव की बात करते हैं। इस पूरे ये एक बॉक्स है यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी के बारे में बात करी गई कि जो मुस्लिम ऐसी धारणा, ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि मुस्लिम के जो भी लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। ठीक है, और इसका असली रीजन उनके गरीब होने से है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स पढ़ लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा असमानता व भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। हाँ जी, जब लोग स्टीरियोटाइप और जो पूर्वाग्रह है उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर करते हैं, तभी भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कारण आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम को समाज में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा, अपवित्र माना जाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जाति व्यवस्था। और जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है किसका, भेदभाव के अंदर। ठीक है, जाति व्यवस्था में लोगों को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, और जिसके अंदर हम देखेंगे एक जाति दूसरी जाति से ऊपर या नीची हो सकती है। हाँ जी, ठीक है, जैसे जिसको बोल सकते हैं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल जो भी ओबीसी है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये सारी हम इसको नीची जाति देते हैं। लेकिन नहीं भाई, भगवान ने या फिर उस यूनिवर्स ने तो हमको एक ही बनाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें गलत है। आप सबको इक्वल ट्रीट करिए, क्योंकि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक है, ये हमारा समानता का फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, ये बोलता है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि आर्टिकल है हमारा 14 से फंडामेंटल राइट का आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वलिटी वाला है, आर्टिकल 14 से 18 वाला। ठीक है, चलिए दलित, यहाँ पे वर्ड है। दलित का मतलब वर्ड होता है कि मतलब दलित वर्ड को नीची जात समझते हैं, लेकिन दलित का मतलब होता है यहाँ पे दबाया हुआ। ठीक है, जिसको कुचला या दबाया गया हो, और जो ये की क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज है कि अछूत और जाति प्रथा के बारे में बताई गई है चीजें। देखो, क्लास 6 तो काफी इजी है। ठीक है, क्लास 8 आपको थोड़ी सी ट्रिकल लगेगी, क्लास 7 भी थोड़ी थोड़ी लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम बी आर अम्बेडकर, हम पूरे एक महान व्यक्ति के बारे में। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव अपने अनुभवों के बारे में लिखा गया कि देखिए, इनके साथ भी कहीं ना कहीं, जब ये 9 साल के थे, पूरी कहानी बताई गई है, इनके साथ भी भेदभाव हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, उनका अनुभव 1901 में हुआ था उनको, और जब वे 9 साल के थे तो उन्होंने अपने अनुभव को शेयर करा इधर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो आप एक बार आप पढ़ लीजिए अगर आपको मन करे तो। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगी पढ़ने के लिए। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देख लिए यहाँ पे कि इनका जन्म और इनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, उसके साथ हमें सबको पता है कि ये दलित समुदाय के बहुत अच्छे लीडर थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जो बहुत 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 ज्यादा एडवांस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, अब ये जो उनकी जाति थी वो महार जाति को बिलोंग करते थे। महार जाति का मतलब होता है उस टाइम इस जाति को शेड्यूल्ड, अछूत या फिर मतलब ऐसी नीची कास्ट समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, इस पूरी कम्युनिटी को, और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, और लेकिन इन सब के बावजूद वो जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, वो वकील बने, कॉलेज बाहर पढ़ने गए, इंग्लैंड गए, और उन्होंने क्या करा, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं, संविधान बनाया। ठीक है, उसके बाद आगे देखने को मिलेगा कि आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, इसकी भी पूरी स्टोरी है, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें अपना सिलेबस देखना है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, समानता के लिए संघर्ष के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग समानता के लिए संघर्ष उन्होंने करा, जैसे कि दलित औरतें, जनजातियां। ठीक है, इनको औरतें, किसानों ने अपने जीवन में जिस
तरीके से भी गैर बराबरी का अनुभव करा, इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है। मंदिरों में प्रवेश जाने की इनको अनुमति नहीं थी, प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, उसके लिए इन्होंने संघर्ष करा। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के अधिकार मिले हैं, उनको शिक्षा लेने का राइट है, वैसे हमको भी दिया जाए। ठीक है। ये सब कुछ है। उसके आगे क्या है कि जैसे कि आपके किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए भी काफी संघर्ष करा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा समानता की राइट आपको दिखेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब अगर मैं बोलूँ समानता का मतलब ही क्या होता है कि हर एक पर्सन या हर एक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। ठीक है। अस्पृश्यता मतलब आपका अनटचेबिलिटी। ठीक है। जिसे छुआछूत बोलते हैं, यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया, जो कि हमारे आर्टिकल 17 में आप देख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी नौकरियां हैं, मतलब राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है कि नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं, ये राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है। यानी समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है कि समता और समानता के अंदर क्या डिफरेंस है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है। कमेंट कर यानी इक्विटी और इक्वलिटी में क्या अंतर है। बहुत अच्छा अंतर है, आपको पसंद भी अच्छा आएगा, और बताइएगा कि आपको इक्विटी अच्छी लगती है या फिर इक्वलिटी अच्छी लगती है। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सरकार पर हम मतलब हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्य धारा से जो लोग अलग थलग पड़े हैं, ऐसी कम्युनिटी जो मतलब जो ऑफ कोर्स शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी है, उनको फायदा दिलाने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, हम असमानता आज भी मौजूद है। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनिए, लॉ बन जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लॉ तो अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब नियम अच्छे होते हैं, संविधान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। बोलूँ कि कोई भी चीज़ हमारे संविधान में है, उसको हम बिहेवियर में अपना ही नहीं पाते, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। उसको बिहेवियर में अपनाना, यानी समानता के मतलब कानून बनने के बाद भी असमानता प्रेजेंट में भी मौजूद है। हाँ जी, 2025 में भी लोग, जो आप गाँव को जो विजिट करेंगे तब लोग देखने को मिलेगा कि लोग अभी भी महसूस करते हैं, अनुभव फील करते हैं, फेस करने पड़ते हैं लोगों को कि भाई वो लोग इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो वो लोग नीचे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सारी। ठीक है। तो अभी भी असमानता खत्म नहीं हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, संविधान लेखकों ने यह पाया, यह उनको पता चला कि देखो जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी इज्जत करना है, उसके साथ साथ मूल्यवान यानी वैल्यूएबल मानना है चीज़ को। ठीक है। डाइवर्सिटी ज़रूरी है, उसके साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में होनी चाहिए। ठीक है। मतलब राइट टू फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा मीनिंग बता दिया कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में, एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने जोर दिया, यानी जो भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं, यहाँ पे जो संविधान निर्माता है उन्होंने जोर दिया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, और इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेकुलर भारत, जो सेकुलर स्टेट माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ के लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है। इसे हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक माना गया है, और हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की अपनी कल्चर, अपना जो भी विविधता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो सब चीज़ अच्छी लिखी गई है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मतलब रियलिटी में आपको बताऊँ तो रियलिटी तो यही है ना, मतलब 80% लोग क्या बोलते हैं कि धर्म के नाम पर दंगे करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम के अंदर जो इतने दंगे होते हैं। ठीक है। मतलब लोग इसी चीज़ को लेकर ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लोग पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। चलिए बात करेंगे हम, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी आप एक अच्छे टीचर बने, एक अच्छे इंसान बने, और अगर आप अपने बच्चों इन द फ्यूचर आप पढ़ाएं, जितने भी बच्चों को पढ़ाएं, तो उन बच्चे जो भी नए बच्चे हैं वो ऐसे ना करें, जो बच्चे उनकी सोच अच्छी रखें, उनके अंदर आपकी फर्टर्निटी, आपका क्या है मतलब जिसको एकता बोलते हैं, उसमें ध्यान दें। ठीक है। एकता, भाईचारे पे ध्यान दें, बंधुत्व पे ध्यान दें। तो यही मेरा एक मतलब टारगेट रहेगा, बीइंग अ गुड टीचर। ठीक है। उस बच्चे को आप एक अच्छा इंसान बनाएं। ठीक है। इन सब बच्चों को आप एक अच्छा इंसान बनाएं, वो मतलब ऐसे गलत काम कुछ ना करे, और लड़ाई वड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ना करे, तो वो सब चीज़ें। ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर हमारा क्या है, सरकार क्या है। सरकार क्या है, डिटेलिंग है, इजी है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े नहीं है ज़्यादा। ठीक है। सरकार क्या है, सरकार क्या काम करती है, मेनली ये बात है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार काम क्या करती है।
ठीक है, सरकार कुछ नहीं करती प्रेजेंट की, लेकिन नहीं, सच बात है, सरकार काफ़ी चीज़ें कर रही है, ठीक है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, सरकार के मतलब सिक्के के दो पहलू, नेगेटिव मतलब हेड और टेल, ठीक है, चिट भी और पट भी, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। मेरी सरकार का काम क्या है कि जो भी देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करना, ठीक है, हमें पता है। दूसरे देशों के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे से पीसफुल वाले होने चाहिए। उसके साथ साथ देश के अंदर भी ध्यान देने की जरूरत है ना, देश के अंदर जो भी नागरिक है उनको पर्याप्त भोजन देना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जो कि प्राकृतिक अगर डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाए, हाँ, नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले सरकार, जिम्मेदारी उठाए, और अगर कोई भी विवाद यानी कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी सॉल्व करे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ संसाधन इंपॉर्टेंट है ना इधर, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल है कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा पर भी वो क्या करे, सुरक्षा की जरूरत दे सरकार। चलिए अब बात करेंगे टॉपिक के बारे में, सरकार के स्तर यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। आपसे क्वेश्चन अगेन ये क्वेश्चन है, इसको पिरामिड में हम बता सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, आपके गाँव में ग्राम पंचायत और शहरों के अंदर नगर निगम योजनाएं, नगर निगम, हाँ नगर निगम में होता है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात है यहाँ पर कि हाँ क्वेश्चन मैं भूल गई, चलो बाद में दूंगी। हाँ यहाँ पे बात करेंगे, ये पूरा बता रखा है राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इतना ही है इसके बारे में। गवर्नमेंट लॉ के बारे में बात करते हैं। इधर देखो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना, जहाँ से क्वेश्चन उठाया मैंने वही डिटेलिंग बताई है, वही इंपॉर्टेंट, इसलिए उसी को ही हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। हाँ, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो कोर्ट के अंदर जा सकता है और ये दावा यानी ये क्लेम कर सकता है कि वह कानून यानी जो भी एरिया, जो भी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो उस कानून या उस लॉ को नहीं पालन कर रही, ठीक है। उसके खिलाफ क्या होगा, केस दर्ज हो जाएगा, ठीक है। सरकार के प्रकार देखते हैं इधर। अब देखो सरकार के प्रकार, जैसे बहुत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है, कि पावर किसको मिलेगी, हम कौन डिसाइड करेगा कि पावर कहाँ मिलेगी, किसको मिलेगी, ठीक है। अगेन डेमोक्रेसी, अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव टर्म है आपका, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉजिटिव देखो रिपब्लिक है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन दे रही हूँ, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के अंदर एक बार ना डिफरेंस देख लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं, काफी अच्छी समझ में आएगा, और बेस्ट बताइएगा कि कौन सा बेस्ट है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो रिपब्लिक बेस्ट है, ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना। लोकतंत्र में लोग ही सरकार, लोगों के पास सरकार मतलब लोगों के पास शक्ति होती है कि वो सरकार को बनाए बेसिकली, ठीक है। यानी ऐसा लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से यानी वोटर के माध्यम से, इलेक्शंस के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी जो शक्ति है ना वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं, एक नेताओं को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी जो हमारे प्रतिनिधि हैं यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बना देता है, जिसको सफाई देनी पड़ती है। यानी ध्यान रखिएगा, यानी जो भी लोकतंत्र के अंदर जो गवर्नमेंट है ना वो क्या होगी, वचनबद्ध होगी। वचनबद्ध का मतलब है आंसरेबल होगी, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन उससे कुछ भी पूछेंगे तो उसको भाई आंसर देना होगा, ठीक है, तभी तो डेमोक्रेसी कहलाएगी, वरना डेमोक्रेसी वो नहीं कहलाएगी। दूसरी तरफ की बात करें, जब भी अगर मैं बोलूँ कि जब इंडिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर जब डेमोक्रेसी थी नहीं तो वही क्या चलता था, हमें पता है ना, राजतंत्रीय सरकार मतलब मोनार्की चलती थी, किंगडम चलता था, किंग्स का रूल चलता था, किंग और क्वीन का रूल चलता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि देखो इसके अंदर तुम्हें पता ही है कि किंग के पास पूरा पावर होती है पूरे एक्शन लेने की, निर्णय लेने की, उसके साथ साथ हाँ सलाहकार भी होते हैं उसके पास, लेकिन ध्यान रखिएगा किंग या क्वीन या किंगडम या मोनार्की गवर्नमेंट कभी भी आंसरेबल नहीं होती अपने सिटीजन्स के लिए, क्या करने के लिए, हाँ आंसर देने के लिए, ठीक है। यही डिफरेंस है डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच। चलिए अब बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकारें, अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनेगा, ध्यान रखिएगा। लोगों के पास नेता को चुनने की शक्ति होती है लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये आपको पता है, बेसिक सारा बेसिक है, सब आपको पता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे एक टर्म दे रखी है कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और रिप्रेजेंटेटिव कैसी होती है, वो इलेक्शन से होगी, यानी आपके चुनाव कर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें, लोकतांत्रिक नहीं, क्या लिखा है, चलिए यहीं से पढ़ते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने को
तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी लोगों के अंदर जो बड़े हैं, वयस्क हैं, एडल्ट हो चुके हैं, उनको राइट टू वोट ना दे दे। ठीक है, जिस किसी कंट्री के अंदर राइट टू वोट नहीं है तो वो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल ही नहीं सकती वहां की गवर्नमेंट। ठीक है, गांधी जी की स्टेटमेंट सुन लीजिए, क्या पता आ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। गांधी जी ने कुछ अपने विचार व्यक्त करे हैं 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के अंदर, मैगजीन के अंदर गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपनी पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह करा है। मतलब कितनी उल्टी बातें हैं ये सारी। ठीक है, मतलब गुस्सा आ जाता है इन बातों को सुनकर। चलो 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 छोड़ो। ठीक है, हाँ पॉइंट पे आराम से। इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो हम राइट टू वोट कर रहे हैं तो देखो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि थैंक गॉड इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी इंडिया के अंदर विमेन और मेन को इक्वल माना गया। राइट टू वोट दोनों को मिला, लेकिन ऐसी मतलब डेवलप कंट्री जैसे यूके हो गया भाई, उनके पास बहुत लेट आया है। 1928 में आया उनके पास राइट टू वोट, जो फीमेल के लिए था। पहले तो सिर्फ मेल दे सकते थे। तो कितनी गलत बात है मतलब। ठीक है, तो वो सब बातें क्या, यूरोप और अफ्रीका के अंदर भी महिलाएं और जो गरीब लोग थे, ठीक है, उनके लिए भी उनकी भागीदारी बहुत कम थी। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन कम था, क्योंकि पार्टिसिपेशन किसका ज्यादा था भाई साहब, किसका था, मेल का ही था। ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ा कैसे कि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना 1914 से लेकर 1918 तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सारे आदमियों को ना पकड़ पकड़ के सेना में ले गए। अब आदमियों का काम, अब भाई जैसे कि समाज के अंदर आदमी कम है तो काम कौन करेगा भाई, महिलाएं करेंगी। ठीक है, तो महिलाओं ने काम करना शुरू करा। तो महिलाओं को भाई इतना डेवलप हो गई कि भाई हम तो काम कर सकते हैं, तो हमें राइट क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जिसका नाम क्या है, सरफेस मूवमेंट। सरफेस का मतलब होता है क्या, वोट देने का अधिकार। सरफेस का मतलब ये होता है जो महिलाओं ने उठाया था। ठीक है, और एक रूढ़िवादी धारणाएं ये थी, यहाँ भी देखो स्टीरियोटाइप हर जगह है, हर जगह मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, महिलाओं ने पूरा आंदोलन संभाला कि हमें मताधिकार चाहिए। जो महिला मताधिकार आंदोलन था वहां पे पूरा वोट सब कुछ हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ कि भाई लोग जो भी क्या हुआ, हाँ जो भी फीमेल्स थी उन्हें क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, बहुत भूख हड़ताल भी करी। तो इसके बाद जो भी राइट टू वोट सबको मिल गया। ठीक है, इंक्लूड फीमेल्स को भी मिल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देखो यूएसए के अंदर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर वोट देने का राइट औरतों को 1920 में मिला। देखो कितना लेट मिला है। और जबकि इंग्लैंड यानी यूके, जिसको तुम ग्रेटर ब्रिटेन बोलते हो भाई साहब, उसको औरतों को अधिकार, वोट देने का अधिकार 1928 में मिला है। कितना लेट मिला है, कितना लेट, मतलब ये पता नहीं क्या कर रहे थे, सो रहे थे आराम से। ठीक है, तो अब चैप्टर करेंगे हम क्या, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 4th चैप्टर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके जाने माने नेता, हमको सबको पता है नेल्सन मंडेला, ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष करा और अंत में जाकर 1994 के अंदर उनको सफलता मिली और उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बना। और तब से अब सभी प्रजातियों के वहां पर समान अधिकार, समान राइट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक हमारा आता है कि भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जनता कैसे पार्टिसिपेट दिखाएगी, किसको भाई, सरकार को। ठीक है, सरकार के बारे में कैसे दिखाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दे रखा है कि अगस्त 2005 के अंदर जो बिजली के बिल का किराया बहुत बढ़ गया था, तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था, उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा किराया कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें सारी। अब यहाँ पे है कि लोग अपनी राय कैसे व्यक्त करते हैं, मतलब कैसे अपनी भागीदारी दिखाते हैं। यहाँ पे पहला आपका पॉइंट है कि देखो, धरने, जुलूस, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान करके लोग क्या करते हैं, अपना राय व्यक्त करते हैं या भागीदारी दिखाते हैं। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे या जो इस सारे इशू होते हैं और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, मूवमेंट करना, मतलब आंदोलन कर देना, आराम से कर लो आंदोलन भाई। ठीक है, तो ये तरीका हमारे क्या है, क्या दिखाना, सरकार की अपनी राय व्यक्त करना। कौन करेगा,
जनता करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवादों का समाधान। विवाद का मतलब डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जिसे बोलते हैं। विवाद बहुत तरीके से होते हैं, देखते हैं कौन कौन तरीके से विवाद हो सकते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, क्षेत्र आदि आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, मतलब बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, तभी तो डिस्प्यूट हो रहे हैं सारे। जैसे कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इन विवादों को वो समाधान करे, ध्यान रखना, ड्यूटी है पूरी इसकी। उसके बाद क्या है कि धार्मिक जुलूस, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, धार्मिक जुलूस और उत्सव यानी फेस्टिवल कई बार भी इस विवादों की समस्या का कारण बन सकता है। उसके बाद क्या है, नदियों का भी विवाद होता है भाई साहब। नदियों का कैसी, बेचारी बह रही है, लेकिन नहीं, जहां से बह रही है वो स्टेट आपस में लड़ेगा मड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसके अंदर, पानी का बंटवारा, ठीक है। अब मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, मतलब आपको समझ में आ जाए। पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी पानी को लेकर चल रहे विवाद में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम करता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतों के पूरी होती हैं, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर मैटूर बांध है। अब मैटूर बांध में भरे हुए नदी के पानी से राज्य का डेल्टावार सिंचाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेश कहाँ से उभरी है कि दोनों बांध एक ही नदी पे बसे हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध इस नदी के निचले छोर पर है। तो मैटूर बांध में पानी तब भरा रह सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अगर रोक देगा तो कलेश वहां स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाने चाहिए। अगर ये सब डिस्प्यूट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना सॉल्व करेगी, आएगी बीच में टांग अड़ाने के लिए, ठीक है, मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समानता और न्याय के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विचारों में सबसे 2 विचार इंपॉर्टेंट है कि सबको जस्टिस देना और सबको इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। वचनबद्ध होगी, मतलब आंसरेबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छुआछूत फिर से आगे जाएगा नहीं है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर कानून द्वारा रोक लगाई गई है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने गए। एग्जाम्पल ST, SC एंड OBC, ठीक है। फुल फॉर्म बता दीजिएगा। मुझे पता है आपको सब पता है, सब पता है भाई, सब कुछ पता है। तो सब कुछ पता होने के बाद चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसके पार्ट 2 आपकी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।